नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री तो कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। वहां वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए गए और उसके बाद मौन और ध्यान के लिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। कल दोपहर बाद से उनका मौन और ध्यान शुरू होगा, जो परसों तक जारी रहेगा और 1 जून को जब मतदान हो चुका होगा संभवतः और एग्जिट पोल की दुकानें लग जाएंगी अलग-अलग चैनलों पर, उस समय वो दिल्ली में लैंड करेंगे। तो अगले 36 या 48 घंटे लगा लीजिए और जो विपक्ष को रोना-रोना होता है, वो रो चुके, आयोग भी जा चुके। प्रधानमंत्री पर वो बैन लगवाना चाहते थे कि आचार संहिता लगी हुई है जी, और इस दौरान अगर वो मौन धारण करेंगे, टेलीविज़न चैनलों पर वो सब चीज़ें चलेंगी, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल, ये सब तो इनका चलता ही रहता है, चलता रहेगा। पर खबरें जो दूसरी आ रही हैं और जो प्रधानमंत्री ने भी कन्याकुमारी रवाना होने से पहले 24 परगना में चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया है, इसके अलावा जो दूसरी खबरें आ रही हैं, उसके संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। चुनाव नतीजे 4 जून को आ रहे हैं, ये आपको पता है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान और शाम को एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, ये भी हमें और आपको पता है। तो 1 जून से ही देश में बवाल शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो सिविल सोसाइटी के नाम पर बहुत सारे संगठन खड़े किए गए हैं, जिनमें पूर्व नौकरशाह भी हैं, जिनमें वामपंथियों, कांग्रेसियों का जो इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी हैं। कुल मिलाकर के 120 के आसपास ऐसे संगठन बताए जा रहे हैं, जिनकी बेंगलुरु में कोई बैठक हुई है। दिल्ली में जो जवाहर भवन है, कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र रहा है, वहाँ भी कोई चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है। जो कांग्रेस के और दूसरे दलों के मतगणना स्थल पर एजेंट रहने वाले हैं, उनको भी कोई प्रशिक्षण दिए जाने की खबर आ रही है। यानी जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन भी हंगामे होंगे, कुछ-कुछ चीज़ों को लेकर के तूल दिया जाएगा और फिर जिसको हम पेशबंदी कहते हैं पुलिस की भाषा में, वैसा कुछ केस बनाए जाएंगे और उन केसेस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में परिणामों को चैलेंज किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें कल भी मैंने आपको ऑडियो सुनवाया था और जो हमारे कल के प्रोग्राम में भी खास मेहमान थे, आज भी जुड़ने जा रहे हैं, अनुपम मिश्रा जी ने इसके बाद उसको एक ट्वीट के रूप में जारी किया था और उनके ट्वीट को आधार बनाते हुए ऑप इंडिया पर अनुपम कुमार सिंह का एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि एक्चुअल में चुनाव परिणाम आने के बाद वो जो राहुल गांधी लंदन में बैठ कर के कहते थे कि केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई जलाने की ज़रूरत है, कुछ वैसा कर्मकांड करने की पर्दे के पीछे से कोशिशें और साजिशें शुरू हो गई हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार के पास या जो हमारी एजेंसियां हैं उनके पास ये सब जानकारी नहीं होंगी। तो जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और राज्य सरकारें भी इस तरह के जो धूर्त लोग हैं उनसे निपटने की तैयारियां बिल्कुल कर रही होंगी और इनको शुरू में ही थाम भी लिया जाएगा और जो इनकी सही जगह है वहां पहुंचा भी दिया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, उनको जोड़ करके इस चर्चा को
आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनुपम जी, आपके ट्वीट ने तो एक तरीके से धूम मचा दी और कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जानकारियाँ भी अब देश के सामने हैं इस लेख के ज़रिए, जो शायद आपके ट्वीट नहीं होते, तो ये चीज़ें सामने नहीं आती। अब ज़ाहिर है, सरकार के भी, चुनाव आयोग के भी सबके कान खड़े हुए होंगे और अगर कोई ढीलम-ढाली थी, तो अब चौकस निगाहें इन सब की निगरानी करेंगी कि अगर ये कुछ भी गड़बड़ियाँ करते हैं मतगणना स्थल पर या एग्ज़िट पोल वाले दिन या कभी भी किसी भी समय, तो इन पर शिकंजा कसा जा सके। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की हरकतें हो सकती हैं? सर, पहले तो जो हमारे दर्शक जिन्होंने कल का वो ट्वीट नहीं जाना, मैं उनके बारे में बता दूं और ये भी बता दूं कि मुझे इसकी जानकारी ओंकार जी ने ही दी थी। उन्होंने मुझे भेजा था, जिसको मैंने ट्वीट में कन्वर्ट किया। आप ही का दिया हुआ था, लेकिन वो लोगों ने पिकअप कर लिया, वायरल हो गया। और देखिए, वो ट्वीट में बेसिकली कहा क्या गया था, मैंने कि साहब, एक अंजीत अंजुम एक पत्रकार हैं, उनके चैनल पे ये चल रहा था। और नीलू व्यास एक ब्राह्मण नाम है। तो नीलू व्यास करके एक लेडी महिला रिपोर्टर है, हमारे प्रयागराज की हैं। यहीं से स्कूलिंग हुई है, यहीं से उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और एक ईसाई से शादी की है। तो अब पूरा नाम अब उनका है नीलू व्यास थॉमस। और उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी बाकी रिपोर्टिंग भी आप देख लेंगे। अच्छा, आप इनके साथ पहले ये भी देख लें कि नीलू के साथ जो बैठे हुए हैं, वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति हैं, जिनको अपनी पत्नी की राजनीतिक सफलता बर्दाश्त नहीं हुई। ये पहले कभी भी इनको कोई जानता भी नहीं था। और लेकिन जब इनकी मंत्री पत्नी राजनीति में आई तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से वो वित्त मंत्री बनी, इनको एकदम से पता नहीं अपनी पत्नी से क्या नाराजगी हो गई है कि इसको वो हर प्लेटफॉर्म पे भाजपा के खिलाफ और खास तौर से देखें, ये भाजपा सरकार की वित्त नीतियों पर प्रहार करते रहते हैं। यानी मूल रूप से ये अपनी पत्नी पर प्रहार करते हैं। अब देखें, पति पत्नी का जो विवाद है, वो अब तमाम टीवी चैनल और तमाम मीडिया के तरह के नाम से उससे यूज किया जाता है। इस आप देखें साहब, निर्मला सीतारमन की तो पति ही ऐसा कह रहे हैं। हमें याद है, एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई को भी ऐसे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने खुद इस्तेमाल होने से मना कर दिया। वो किस्सा खत्म हो गया। अच्छा, तो वो बहुत चला भी नहीं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने 18 साल की उम्र से अपने परिवार से दूरी बनाकर रखी, तो इसलिए वो किस्सा बहुत चला भी नहीं। इसी तरह निर्मला सीतारमन के जो पति हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं और भारत सरकार को, भाजपा सरकार को और उसकी वित्तीय नीतियों को, खास तौर से अपनी पत्नी को घेरते रहते हैं। लेकिन ये भी आज बहुत ज्यादा नहीं जानते। अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि ये कौन है, तो इसका हाँ, हाँ। कारण ये है कि निर्मला सीतारमन ने इनको सिरे से इग्नोर कर दिया। सरकार ने इनको सीधे से इग्नोर कर दिया। ठीक है, जो कहते हो कहते रहो, बात के बाद। अब ये ट्वीट इस बारे में था, इसमें ये जो थॉमस मैडम है, ये नीलू व्यास, ये आपको ये कहती नजर आ रही हैं कि जो 1 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है, इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है, तो इसको इसलिए बुलाया गया है कि सब बात। जी, लगता है कि कुछ वहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई है। वो बता रहे थे अपने ट्वीट के बारे में और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि अजीत अंजुम के चैनल पर ये नीलू व्यास हैं, जिनका पूरा नाम नीलू व्यास थॉमस है, बता रही हैं कि इस बार यदि भाजपा जीतेगी, तो कोशिश होगी कि चुनाव ही खारिज करवा दिया जाए। इसके लिए इंडिया की बैठक 1 जून को बुलाई गई है। और ये एक वीडियो क्लिप थी, जिसको अटैच करके उन्होंने ये जानकारी उपलब्ध कराई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस पर एक विस्तृत
आर्टिकल दिया गया है और इस विस्तृत आर्टिकल में ये जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में ये कारस्तानियाँ की गई थी या जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चलवाया गया था और दिल्ली को बंधक बनाया गया था, उसी तरह की साजिशें आगे चल कर के हो सकती हैं। लेकिन फौरी तौर पर क्या हो सकता है, जब एग्ज़िट पोल आएँगे 1 जून को और जब नतीजे आएँगे 4 जून को, उसी के बारे में अनुपम मिश्रा जी हमें जानकारी दे रहे थे। अनुपम जी। हाँ सर, जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। जी, जी। आवाज़ आ रही सर? जी हाँ, जी हाँ। तो बात ये है कि साहब इस बार वो उनको पहले से एक अंदाज़ हो गया है कि वो हार रहे हैं। और देखें, जो जितने आपके पास ये एग्ज़िट पोल के नतीजे वग़ैरह होते हैं, ये आपको 1 जून के पहले सुनाई नहीं देंगे। 1 जून के शाम को 7 बजे शुरू होंगे। जैसे आपने कहा ना कि एग्ज़िट पोल की सारी दुकानें खुल जाएँगी। तो लेकिन ये दुकानों में क्या माल है, ये सारे राजनेताओं को हमेशा पता रहता है और हर फ़ेज़ के बारे पता रहता है, किसी एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टी के नेताओं को पता रहता है। जीतने वाले को पता रहता है वो जीत रहा है, हारने वाले को पता रहता है वो हार रहा है। अब इसको उनको अंदाज़ा है क्या होने वाला है। उन्होंने 1 जून को इसकी बैठक बुलाई है और ये नीलू व्यास ये बता रही हैं कि साहब तय हुआ है कि कोर्ट में चुनौती देंगे, जन आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे चुनाव को ही खारिज करा दिया जाए। चुनाव आयोग जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, जन आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कुल मिलाकर वही बात है कि वो पेट्रोल छिड़का हुआ है और आग लगा दी जाए। हालाँकि ये थोड़ा मुश्किल होगा, अब जब हमको और आपको मालूम है, तो ज़ाहिर-सी बात है ओंकार जी, फिर ये सरकार को भी मालूम होगा और सरकार इसके लिए तैयार भी होगी। और नरेंद्र मोदी साहब के बारे में एक बार देखने को आया है कि अगर वो 48 घंटे की मेडिटेशन में चले गए हैं, तो आप ये मानकर ना चलें कि वो गाफ़िल हैं, वो व्यवस्था करके गए होंगे, वो कहीं भी रहते हैं। और दूसरी बात, हमने एक चीज़ और देखी कि अभी देखिए इस तरह का होता है, वो जब हर बार जब एग्ज़िट पोल आता है, तो एग्ज़िट पोल आने के और पूरे नतीजे आने के बीच का जो समय होता है 2 दिन का, उस दौरान आप पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही लाइन में कहते रहे एग्ज़िट पोल बकवास है, एग्ज़िट पोल गलत है। आप देखिए, जिस दिन सवेरे नतीजे आना शुरू होते हैं, उसमें भी पहले 1-2 घंटे तक वो यही कहते रहते हैं आप सब बकवास के, अभी देखिए बाजी पलट जाएगी। अब उनकी भी मजबूरी है साहब, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, क्या करें। तो बहुत रैशनल, बहुत लॉजिकल बात कहेंगे तो आपको पार्टी प्रवक्ता ही पद से हटा देगी। तो उनकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन ये गंभीर बात है जिस अंदाज में ये कह रही हैं कि साहब तय हो गया है कि साहब हम इसको हर लेवल पे चुनौती ही नहीं देंगे। जो 2 शब्द मुझे सबसे ज्यादा अखरे हो जिसका मैंने ट्वीट में उल्लेख किया है, चुनाव खारिज। चुनाव खारिज कराने की बात, इसके पहले कब चुनाव खारिज हुए? आपको याद होगा कि अमेरिका में भी प्रयास हुए, सब जगह प्रयास हुए, पर आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कार्रवाई को एक अजीत अंजुम के चैनल में बैठ के नीलू व्यास खारिज करने की बात कर रहे हैं। आप इसको मान के चलें ओंकार जी, कि पता नहीं क्या, भाई कभी-कभी हमको समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या एक नरेंद्र मोदी साहब का अंदाज़ है। इनकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए साहब। इनकी गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करके इनसे जिरह होनी चाहिए, इनका इंटरोगेशन होना चाहिए, इनसे सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए कि ये सब क्या होने वाला है। अभी एक इंटरव्यू हुआ था, आज तक के 4 लोगों ने बैठ कर के प्रधानमंत्री से बात की थी, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये जो गांधी नेहरू परिवार है, ये 2014 के बाद से अब तक भी मन से ये स्वीकार ही नहीं कर पाया है कि इस देश में कोई और प्रधानमंत्री बन गया है। तो जो नीलू व्यास कह रही हैं अनुपम जी, मेरे विचार से देश की कोई अदालत इन नतीजों को खारिज करे या ना करे, पर ये जो 10 जनपद परिवार है, जो 2014 में भी खारिज किए बैठा है, 2019 में भी खारिज किए बैठा है, वो और इस परिवार के चमचे, वो तो खारिज कर ही सकते हैं मन से कि नहीं, हम इन नतीजों को नहीं मानते, हम तो नहीं स्वीकार करते, हम तो खारिज करते हैं इनको।
ओंकार जी, हम लोग गांधी नेहरू परिवार पे 1 मिनट बाद आते हैं। पहले आप मुझे बताएं, 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया भाजपा ने। सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे भाजपा जीतने जा रही है और भाजपा अप्रत्याशित रूप से हारे। एक लाइन का बयान दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि जनता का जनादेश जो है वो सिर माथे है, शिरोधार्य है और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बात खत्म। बिल्कुल। दूसरी बात ही नहीं की इन्होंने। अब आप नेहरू गांधी परिवार पे आने के पहले मुझे एक विपक्ष का नेता बताएं जिसने इस शालीनता के साथ हार स्वीकार कर ली। एक नेता बताएं। सपा, बसपा, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल, केजरीवाल। अरे साहब, मैंने तो वो बयान देखे जाता लोगों के। पहले कहते हैं जनता को बेवकूफ बना दिया, जनता को बेवकूफ बन गई। ये तो सीधे से जनता को गाली देने लगे। पहले एक दूसरे नेताओं को गाली देते, अब सीधे जनता को बेवकूफ कहने लगे। कब तक बेवकूफ बनेगी जनता? मतलब साहब, आप इतनी बड़ी जनसंख्या को, 50 करोड़ लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं। किस तरह की बात है आप? एक हद हो गई। और रही बात नेहरू गांधी परिवार की, तो उसमें साहब मैं 2 बातें कहता हूं। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है ना आप और ना मैं, हम दोनों ही इस परिस्थिति में नहीं हैं कि हम राहुल गांधी के मित्र की तरह सोच सकें। वो अपने आप को 6 पुष्ट का बादशाह मानते हैं। जब वो कहते हैं ना, मैं सत्ता के बीचों बीच पैदा हुआ था, मैं तो एकदम ठीक सत्ता में पैदा हुआ था, मैंने पूरी सत्ता, तो ये किसी हद तक सच भी। आप देखिए ना, जिस आदमी ने अपने बाप को प्रधानमंत्री देखा, जिसने अपने दादी को प्रधानमंत्री देखा, चलो नेहरू जी को तो नहीं देखा उसने, जिसने अपनी माँ को सुपर पीएम देखा, जिसने अपनी माँ को प्रधानमंत्री से भी ऊपर देखा, जहां प्रधानमंत्री आके नमस्ते करते तो वो मैडम देखती नहीं थी। तो जाहिर सी बात है दिमाग खराब हो गया अपना। ये मतलब इतना दिमाग खराब हो गया, मतलब दिमाग इतना चढ़ गया है, इतना ऊंची उनकी सोच है। वो साहब, हम तो राज करने के लिए पैदा हुए, ये कैसे मान के चलते हैं। अब तो देखिए, वो आप प्रियंका गांधी के बच्चे भी सामने आ गए, उनको पॉलिटिकल रैलीज में खड़ा कर दिया जाता है। तो वो तो अगली जनरेशन। आप सोचें, राहुल गांधी जीत नहीं पा रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही और अगली जनरेशन पेश कर दी। हौसला भी तो देखें साहब। तो एक तो उनकी ये सोच है। दूसरी, बाकी लोग जहां पे, जैसे नॉर्मली राजनीतिक पार्टियां एक सत्ता के लिए संघर्ष करती है, यहाँ पे मुझे बहुत ढेर सारे दल सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, अपनी, जिसे कहना चाहिए, अपने करियर, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते मिल रहे हैं। मोदी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उससे साफ है कि अगर वो तीसरी बार आते हैं तो लालू और तेजस्वी को, उनके खिलाफ जांच में तेजी आएगी, उन्हें झेलना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उससे ये भी साफ है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब राहुल गांधी, देखिए, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में हमारे दर्शक एक बात समझ ले, ये सरकार भाजपा और मोदी द्वारा किया हुआ नहीं है। ये सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी कोशिश थी जो इतनी आगे चली गई। लेकिन अब मोदी इसमें पहली बार, आप याद रखें, नेशनल हेराल्ड वाला पूरा मामला चलता रहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, भाजपा ने कमेंट नहीं किया, मोदी ने कमेंट नहीं किया, पहली बार उन्होंने कमेंट किया है। तो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भी तेजी आएगी और वो तेज होगा। और उसके बाद, अच्छा, ये इतना ओपन एंड शट केस है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इनको कोई रिलीज देने से इनकार कर दिया। तो इनकी अपनी जान पर बनी है साहब, समझे। केजरीवाल की जान पर बनी है, आप देखिए, वो जेल पहले ही पहुंच चुका है। हेमंत सोरेन की जान पे बनी है, गांधी परिवार की, लालू परिवार की, इनकी जान पे बनी है, आप समझे। तो ये सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं रह गया ओंकार जी, ये इनकी अपने परिवार का, अपनी रिहाई का, अपनी आजादी की लड़ाई है। अनुपम जी, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि ये बात बेबात चुनाव आयोग के दफ्तर पर जाकर के दस्तक दे रहे हैं। और इन्होंने अभी जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज के वास्तविक आंकड़े जारी किए गए, उसमें 2-4 दिन लग गए और वो एक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है कई बार। उसको भी इन्होंने मुद्दा बना करके कहा कि आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग छेड़छाड़ कर रहा है। ये, इसको मैं कहता हूं पुलिस की भाषा में पेशबंदी। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है दैनिक जागरण में रहते हुए, तो कई बार जो पहुंच वाले होते हैं, वो पुलिस वाले जो हैं, उनके प्रभाव में आकर के कहते हैं क्रॉस एफआईआर करा दो, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो क्रॉस करा दो, तो फिर समझौते की गुंजाइश बढ़ जाएगी, बचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये पेशबंदी है
कि चुनाव आयोग पर अभी से आरोप मढ़ने शुरू करो। और ईवीएम पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का लगभग फाइनल फैसला आ गया था, पता नहीं फाइनली था या फिर आगे कोई याचिका स्वीकार कर लेगी सुप्रीम कोर्ट, गारंटी के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकते हम। पर 40 से ज़्यादा सुनवाई अलग अलग मामलों में ईवीएम की हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुनवाई हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ईवीएम पर भी ये लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जिस दिन मतगणना होगी, क्या उस दिन भी ये कुछ गड़बड़ियां करेंगे ताकि एक इशू बनाया जा सके, बेस बनाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट तक उसको ले जाया जा सके? देखिए सर, पहले जो आपने बताया कि 3-4 दिन लग गया चुनाव आयोग को आंकड़े देने में, सर थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ। मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे एक वीडियो बनाया इसी को साबित करने के लिए। एक्चुअली राजदीप सरदेसाई ने, गोपालास्वामी एक पुराने 2008 में कांग्रेस रेजिम में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका इंटरव्यू किया। साहब क्या क्लैरिटी से उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा देखिए, जिस हमारे दर्शक भी इसे समझ लें, जिस दिन पोलिंग होती है, जिस दिन वोट पड़ता है उसको पी डे कहा जाता है, पी फॉर पोलिंग। उसका जो अगला दिन होता है वो P1 होता है और उसका जो दूसरा दिन उसको P2 होता है, यानी 48 घंटे। उन्होंने कहा P2 तक सारे आंकड़े पोर्टल पे जा चुके होते हैं और उसमें एक भी वोट का हेरफेर नहीं होता। उन्होंने कहा साहब आपने तो 10 दिन बाद टेबल जारी किया। उन्होंने कहा हमने 10 दिन बाद टेबल नहीं जारी किया मियाँ, आप लोग चुनाव आयोग के पीछे लगे हुए थे। वो तो खैर अब रिटायर हो गए, काफी वृद्ध हैं। उन्होंने कहा आप लोग चुनाव आयोग के पीछे लगे हुए थे कि साहब इतना बड़ा डेटा है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करिए हमारे लिए आप टेबल बना दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा बना देंगे। तो टेबल बनाते बनाते उनको 10 दिन लग गए और टेबल बना के उन्होंने 10 दिन बाद दे दिया। उन्होंने कहा डेटा 48 घंटे के अंदर हो जाता, पहली बात जाने। दूसरी बात, डेटा चुनाव आयोग नहीं डालता, डेटा हर राज्य में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो डालता है। मैं उसमें तीसरी बात मैंने बताई कि साहब चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता। चुनाव आयोग तो सिर्फ वहां पे एक ऑब्जर्वर भेज देता है और ईवीएम मशीन भेज देता है। चुनाव तो भैया वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कराएंगी, चुनाव तमिलनाडु में स्टालिन कराएंगे, चुनाव दिल्ली में केजरीवाल कराएंगे, राज्य सरकारें कराती हैं। इसके लिए बाकायदा एक राज्य का चुनाव आयोग अपना होता है। चुनाव आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कराते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के हैंड पिक्ड सबसे भरोसे के लोग होते हैं। वो लोग इस डेटा को अपलोड करते हैं और ये 48 घंटे में हो जाता है। जैसे जैसे आता है डेटा दूर दराज से 48 घंटे भी मैक्सिमम, ज्यादा डेटा उस दिन या अगले दिन अपलोड हो जाता है, इसको जान ले। तो मतलब डेटा में 4 दिन नहीं लगे साहब, कोई 4 दिन नहीं लगे। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि आप अगली बार आप मीडिया की मदद मत कीजिएगा। आपने मदद करने के लिए एक टेबल बनाया और आप लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग इस लायक हो कि आपकी मदद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा हूं, कांग्रेस रिजीम में रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये इस बार भी जो मैंने देखा है कि P2 यानी चुनाव में वोट पड़ने के 36 से 48 घंटे के अंदर सारा डेटा वेबसाइट पे पड़ गया। अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, कलेक्टरों ने इस डेटा को डाला और P2 यानी दूसरे दिन बाद एक भी वोट का हेरफेर नहीं हुआ। ये तो है प्रक्रिया। मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे बड़ी डिटेल में से वीडियो बनाया, अगर कोई इंटरेस्टेड हो देखे। इसलिए ये एकदम फर्जी नैरेटिव है। रही बात चुनाव आयोग जाने की, तो सब बात चुनाव आयोग जाने की नहीं है ना। कायदे से लोकतंत्र में आप जनता के पास जाते हैं, लेकिन चूंकि इनको जनता के पास जाके कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये चुनाव आयोग भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन भी जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र भी जा रहे हैं और यहां तक कि पाकिस्तान भी जा रहे हैं और चीन भी जा रहे हैं। तो आप देखें ना, ये कोई फोरम छोड़ तो नहीं रहे हैं। ढेर सारे यूट्यूबर्स छोड़ दिए गए मैदान में फंड करके, ढेर सारे नए नए चैनल्स बना दिए गए। तो अब ये इनका क्या किया जा सकता है, आप बताएं। उन्होंने तो अब वो लोकतंत्र में पक्ष हो या विपक्ष, सरकार हो या ऑपोजिशन, सबके पास एक ही चीज होती है, सब जनता के पास जाएंगे। दिक्कत ये है कि देखिए हार जाना बड़ी बात नहीं है ओंकार जी, हार जाना बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हारे हैं, अटल बिहारी हारे हैं, भाजपा हारी है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट पर से मिल गई थी, केवल 2।
लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमें चुनावी प्रक्रिया पे संदेह। कारण समझिए, ये हारे नहीं, ये इस तरह हार रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब जीतने की गुंजाइश नहीं है। ये इस तरह हार रहे हैं कि इनको जीत नजर नहीं आ रही है। ये इस तरह हार रहे हैं, इनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे लौटेंगे और कब लौटेंगे। तो ये वापसी की हताशा के उठाए हुए, वापसी वापसी की की उम्मीद उम्मीद, नहीं है, हाँ, वापसी नहीं की उम्मीद बची नहीं। है हाँ, वापसी की। आज से मेरे पास एक पत्रकार आया था, बड़ा अच्छी बात कहा उसने। उसने कहा कि इस चुनाव को इस तरह समझिए कि मोदी के, आप कह रहे हैं मोदी वेव नहीं है, हमने मान लिया, लेकिन इसको समझिए कि मोदी से नाराजगी नहीं है और विपक्ष से उम्मीद नहीं, इस चुनाव का मूल मंत्री। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के आखिरी दिन 24 परगना थे, पश्चिम बंगाल, और वहां उन्होंने एक बयान दिया है। हालांकि वो संकेत तो पहले भी देते रहे। दिल्ली की एक रैली में उन्होंने कहा था कि ये जो शराब घोटाले वाले हैं, नेशनल हेराल्ड वाले हैं, जितना इन्होंने देश का और जनता का और दिल्ली का लूटा है, ये हम वापस निकालेंगे, इनसे वापस लेंगे और इनको जहां इनकी सही जगह है वहां पहुंचाएंगे। बिहार में अभी तेजस्वी को इंगित करते हुए भी उन्होंने इसी तरह की बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल किया था। और 24 परगना की रैली में उन्होंने ये कहा है कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद अगले 6 महीने देश में राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक भूचाल किस तरह के हो सकते हैं? इनका स्वरूप और रूप क्या होगा? एक तो साहब देखें आप, अ, प्रशांत किशोर ने एक बात कहते हैं। प्रशांत किशोर जहां एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 303 से ज्यादा सीट लेके आ रही है, प्रशांत किशोर जहां ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर एक बात हर इंटरव्यू में कहते हैं कि इस बार आप आंदोलन आंदोलन इतने ज्यादा होंगे कि आप इनकी एक बाढ़ देखेंगे। ये आंदोलन हमें एकदम साफ नजर आता है, फॉरेन फंडेड है, विदेशी इनकी फंडिंग आती है। आज मैं देख रहा था, अब्दुल बासित को सुन रहा था। आप सोचे, अब्दुल बासित हमारे यहाँ पाकिस्तान के राजदूत थे साहब। ये पार्टीज देते थे और उनकी बिरयानी खाने के लिए दिल्ली का पूरा हु इज हु पहुंच जाता था। ये पॉलिटिशियन छोड़िए, सारे मीडिया वाले छोड़िए, फिल्मी स्टार छोड़िए, मतलब सब के सब। और आज मैं उनका बयान सुन रहा था कि करतारपुर साहिब अगर सिखों को चाहिए तो उनके पास यही सूरत है कि वो खालिस्तान बना लें और खालिस्तान का पाकिस्तान में विलय कर दें। ये हमारे यहाँ राजदूत थे। मैंने आज ट्वीट किया है कि मणिशंकर अय्यर कहते हैं इन लोगों की बात सुनो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर एटम बम छोड़ दें। ये चाहते हैं अय्यर साहब। आप मान के चले कि सरकार में है मोदी, प्रधानमंत्री हैं, तो अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर नीलू व्यास कह रही हैं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री को भी तो अंदाजा होगा ना साहब। तो एक तो उन्हें अंदाजा है कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट की बाढ़ आएगी, विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आएगी। दूसरे एक बात जो मोदी लगातार कह रहे हैं कि मोदी 3.0 ये कुछ कठोर फैसले लेगा। मेरा अपना मानना है कि कठोर फैसलों में एक फैसला वो भी होगा जिसका इस्तेमाल इन्होंने 10 साल में एक बार भी नहीं किया, जिसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने 80 बार किया, जिसका इस्तेमाल कांग्रेस ने 100 बार किया, जिसका इस्तेमाल 1 दर्जन बार नेहरू ने किया, वो है राष्ट्रपति शासन लागू करना। मुझे लगता है इसके बगैर वैसे भी केजरीवाल इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो चेतावनी बार बार इसलिए दे रहे हैं, ओंकार जी समझिए इस बात को। पश्चिम बंगाल में हर बार चुनाव जरा सा ममता हारती है या पीछे जाती है तो वो ऐसी हिंसा कराती है, ऐसी हिंसा कराती है जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने जाती है और औरतों को आबरू जाती है, बच्चे बढ़। आपने देखा है पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेसिकली ममता बनर्जी को वार्निंग दे रहे हैं कि देखो, इस बार पश्चिम बंगाल में तुम्हारी कम सीटें आएंगी, भाजपा की ज्यादा आएंगी, तुम हारोगी, और वो सब हरकत मत करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करना पड़े। ममता बनर्जी के बारे में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिस जी। तरह उन्होंने इंडिया गठबंधन का, जो जिस तरह फाउंडिंग मेंबर होते हुए भी कांग्रेस के साथ कोई भी सीट समझौते से इनकार कर दिया, कहा कि साहब पूरी 40 सीट हम अकेले लड़ेंगे। वामपंथियों के साथ इनकार कर दिया, कांग्रेस के साथ इनकार कर दिया। और ओंकार की मजेदार बात तो ये है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, वो मेघालय में भी जाके कांग्रेस के खिलाफ लड़ गए। वो मेघालय में भी जाके कांग्रेस के खिलाफ लड़ गई।
और 1 तारीख को जब कांग्रेस ने पूरे गठबंधन की बैठक दिल्ली में बुलाई, तो इधर उनका बयान आया कि बैठक है और उसके 1 घंटे में ममता का सबसे पहले बयान आ गया, मैं नहीं आऊँगी, मैं बहुत बिज़ी हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ममता बनर्जी इस बात को समझ रही हैं कि बंगाल में वो ढलान पे हैं, बहुत तेज़ ढलान पे है। वो इस बात को समझ रही हैं कि वो उनकी सरकार अब खतरे में है। मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी पहले भी एनडीए में रह चुकी हों, कांग्रेस से सीधी टक्कर लेके, वामपंथियों से सीधी टक्कर लेके, इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बन के, मेघालय में भी और वेस्ट बंगाल में दोनों जगह उनको चुनौती देकर ममता बनर्जी शायद एनडीए को कुछ इशारा कर रही हैं। शायद वो दोबारा एनडीए से मिलना चाहें, जुड़ना चाहें, पर जिस तरह का नरसंहार उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है, मुझे लगता है शायद भाजपा के लिए अब संभव नहीं होगा उनको गले लगाना। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। और चूंकि 2 राज्यों के बारे में लगातार चर्चा चल रही है, मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया में, और जो हमारे यूट्यूब मंच हैं और जो फेसबुक पेजेस हैं जो बिजनेस के तौर पर चल रहे हैं, उन पर लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि 2 स्टेट ऐसे हो सकते हैं जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। एक जो संवैधानिक संकट दिल्ली में है, और दूसरा जो कानून और व्यवस्था का मसला नतीजे आने के बाद नहीं पश्चिम सर, वहां पे बंगाल में एक कारण और बनेगा। भी है ना, एक कारण और भी है। वहां ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर की, ममता बनर्जी ने सीबीआई को पकड़ लिया, ममता बनर्जी ने अभी एक और कौन सी एजेंसी गई थी उसके ऊपर बीएसएफ पे हमला, ये सीआरपीएफ के जवानों पे हमला करा दिया। ममता बनर्जी ने वहां गवर्नर के खिलाफ एफआईआर कराने का प्रयास किया। आप समझिए, गवर्नर को और पकड़ाने का प्रयास किया, तो और अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगातार कड़ा रुख दिखाया है और टिप्पणियां की हैं उनकी सरकार पर। नहीं तो उन्होंने हाईकोर्ट के खिलाफ भी प्रयास किया, उन्होंने कहा भी नहीं मानूंगी इस हाईकोर्ट जज का आदेश। ये भी कहा कि सब जज खराब नहीं होते, यानी ये जज खराब है, नहीं मानूंगी ये आदेश। तो उन्होंने संविधान की जितनी धज्जियां, चाहे वो देखिए इंडियन आर्मी चीन जा रही थी, ममता ने बयान दिया कि, और जाहिर सी बात है चीन जाएंगी तो वेस्ट बंगाल क्रॉस करेगी, ममता ने बयान किया कि भारतीय सेना ने बंगाल पे हमला कर दिया, गोया बंगाल कोई दूसरा देश हो। ममता ने सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता ने ईडी वालों को सर फोड़वा दिया, ममता ने सीआरपीएफ वालों का सर फोड़वा दिया, ममता ने हाईकोर्ट के जजेस को उठपटांग कहा और ये भी कहा कि इनकी नहीं मानूंगी। ममता ने चुनाव के बाद भाजपा समर्थकों का क्या किस तरह उनको रौंदवाया मरवाया आपने देखा, ममता ने संदेश खाली में क्या किया आपने देख लिया। तो ये जो ममता का रौद्र नाच बहुत दिनों से चल रहा है, कहीं ना कहीं ममता, एक चीज और ध्यान दें, आपने कह रहे थे मैंने बड़ी बात की, तो एक चीज और ध्यान दें कि वो चुनाव जिसमें राहुल गांधी ने हर तरह की बदजुबानी की, वो चुनाव जिसमें तेजस्वी यादव ने हर तरह की बदजुबानी की, वो चुनाव जिसमें किसी हद तक अखिलेश यादव ने भी बदजुबानी की, वो चुनाव जिसमें उद्धव ठाकरे भी आपे के बाहर हुए जा रहे हैं, वो चुनाव जिसमें डीएमके वाले तक पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उस चुनाव में जो सबसे कटु बोलने के लिए जाना जाता था ममता बनर्जी, वो एकदम खामोश हैं। इस पूरे चुनाव में उन्होंने मोदी पे व्यक्तिगत हमला करने से गुरेज किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और एक और शख्स हैं साहब, पूरे चुनाव के दौरान जो चुप हैं, पता नहीं कहाँ हैं, और ऐसा आए थे, लगता है इलाहाबाद कि आए थे, प्रयागराज आए उनको, थे। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा अच्छा हूं मैं। सुब्रमण्यम से, मैं सोचा आप दिग्विजय सिंह को सुब्रमण्य कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूं। सुब्रमण्यम वो भी स्वामी बहुत मुखर थे, लेकिन धीरे धीरे उनको आइडिया हो गया कि जिस चीज में वो शिद्दत से लगे थे, जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लिया था, एक मिशन बना लिया था कि मोदी को तीसरी बार नहीं आने देना, उनको लग गया कि उनका मिशन फेल कर गया। अच्छा देखिए साहब, सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में भी हम कुछ बता दें, ये सिर्फ दुर्भाग्य है, वरना द मैन इज अ जीनियस। वो शख्स एक लूज कैनन है, मिसगाइडेड जीनियस है, और बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत चीजें उनका बड़ा योगदान है। आज राम सेतु बना हुआ है तो ये सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से बना हुआ है। आज नेशनल हरियाणा मुकदमा है तो सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से है। आज हिस्ट्री का एक पैरेलल चीज सारा इन लोग का, रोमिला थापर और इरफान हबीब की इतिहास को सबसे पहले चुनौती देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी है। इंदिरा गांधी को चुनौती देने वाले सुब्रमण्यम स्वामी है। बस लेकिन एक है कि साहब वो अपने एज के इस दौर में पहुंच गए हैं
उन्हें खुश होना चाहिए कि उनको राजनीतिक बियाबान से निकाल कर नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचाया, राज्यसभा पहुंचाया, पर उनको जिद थी कि साहब हमें वित्त मंत्री बनना है। अब इसको लेके कई लोगों को नाराजगी हुई। मुझे तो लगता है सिर्फ एक पद ने कई लोग को नाराज कर दिया। सिर्फ वित्त मंत्री के पद ने अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी तीनों को नाराज कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है। बाकी मैंने उनको बहुत स्कूल डेज से फॉलो किया है, जीनियस आदमी है, लेकिन अब वो एकदम एक रॉ में बहते हैं। आप देखते हैं जब वो ऐसा नहीं है कि वो काफी हिंदूवादी आदमी है, लेकिन वही वो शख्स हैं जिन्होंने अटल बिहारी की सरकार गिराई। कई लोगों को गलतफहमी रहती है अनुपम जी, वो कई बार होता है ना, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कार्यक्रम के अंत में। वो एक पालतू पशु जब किसी बोगी के नीचे चल रहा होता है तो उसको गलतफहमी हो जाती है कि इस बोगी को मैं ही खींच रहा हूँ, और अगर मैं निकल जाऊं तो शायद ये आगे नहीं चल पाए। नरेंद्र मोदी ने कई लोगों के दिमाग ठिकाने लगाए हैं जो ये इस गलतफहमी के शिकार थे कि इस सरकार को तो हमारी ही सलाह की ज़रूरत है और हमारी वजह से ही ये सरकार चल सकती है, या हमारी वजह से ही वित्त मंत्रालय चल सकता है। इन्होंने बहुत उत्पात मचाए हैं, बहुत गलत बयानी की है। जब पहले वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके खिलाफ भी लगातार बयानबाजी की है, बाद में भी की है, पर शायद निर्मला सीतारमण का ये थोड़ा-सा लिहाज कर गए कि महिला हैं और उधर से ही आती हैं जहाँ से वो आते हैं। तो उस लिहाज में उतनी बयानबाजी नहीं की, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने ना अपनी उम्र का लिहाज किया और ना ही अपनी पार्टी की, सरकार और प्रधानमंत्री का किया, और शायद इसीलिए वो अलग-थलग भी पड़ गए। देखिए साहब, ऐसा है कि जहाँ तक स्वामी का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने अगर उनको वित्त मंत्री नहीं, वैसे क्वालिफाइड है, सब कुछ है। 24 साल की उम्र में हार्वर्ड में प्रोफेसर थे, लेकिन वो भी वित्त के, अर्थशास्त्र के। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक वित्त मंत्री को सरकार का एजेंडा लागू करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी को आप वित्त मंत्री बना दें, वो आपकी सुनने वाले नहीं। वो इतना ज्यादा सिनिकल हैं और इतना ज्यादा मैवरिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो मोदी को ठीक कह रहे थे, मोदी ने ठीक किया। मोदी को आप देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप चुनाव में क्या बोलते छोड़ दीजिए। राहुल गांधी उनको राफेल में कहते रहे, चौकीदार चोर कहते रहे, सब कहते रहे। चुनाव का टाइम छोड़ दिए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया, एक शब्द नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। यशवंत सिन्हा कहते रहे, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। शत्रुघ्न सिन्हा, बल्कि आप देखिए, इनको किसी को पार्टी से भी नहीं निकाला, सब पार्टी खुद ही छोड़ के जाना। ये शत्रुघ्न सिन्हा कहते रहे, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी को पार्टी से नहीं निकाला। मोदी ने व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के साथ यही किया। उन्होंने यही काम पाकिस्तान के साथ किया। उन्होंने पाकिस्तान पे कोई आरोप नहीं लगाया, बस वो खामोश हो गए और पाकिस्तान आटे के लिए तरस गए। बस वो खामोश हो गए और पाकिस्तान आटे के लिए तरस गया। ये मोदी जी की कार्यशैली। पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा ही करनी बंद कर दी। पहले हर प्रधानमंत्री लाल किले से बस कुछ कुछ एकदम कुछ कुछ खामोश हो कहता गए। था। और मैं तो सिर्फ उन्होंने एक चीज मानता हूं साहब, एक चीज कि हमारा हर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाके पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद का रोना रोता था। बिल्कुल अब बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी दूत जाके संयुक्त राष्ट्र में रो रहे हैं कि साहब भारत हमारे घर में घुस के लोगों को मार दे रहा है, और भारत उसका जवाब भी नहीं देता। नहीं, भारत तो इस मुद्रा में रहता है कि कौन पाकिस्तान, हम तो जानते नहीं कौन है पाकिस्तान, ये। कौन पाकिस्तान, हम हाँ, जानते हैं। इसीलिए तो आपसे बड़ी शंकर अय्यर कहते हैं कि बताइए भाई, आप पाकिस्तान को मानिए, वरना वो आप पे एटम बम फेंक देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।